नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों जगह ये न्यूज कवर होगी। पॉलिटी जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है और इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ईडी क्रॉस्ड ऑल लिमिट विद द रेड ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ जांच पर रोक लगाई और कहा कि सारी सीमाएं लांघ रही है ईडी और यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। इसको क्यों बताया है उल्लंघन? सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तमिलनाडु की खुदरा शराब कंपनी जिसका नाम है TASMAC तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है, इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन की जांच पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं, सारी सीमाएं पार कर रहा है और शासन की संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। और राज्य सरकार और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम, जिसका ये नाम है TASMAC, की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने धन शोधन रोधी जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू से कहा कि आपका प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं पार कर रहा है और ईडी को धन शोधन रोकथाम कानून, जिसको PMLA बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका दुरुपयोग कर रहा है। और ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए पीठ ने धन शोधन रोकथाम कानून के दुरुपयोग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि PMLA क्या कहता है, क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। आपके जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग नाम से ही पता चल रहा है, धन की धुलाई करना, लॉन्ड्रिंग करना। जैसे आप अपने कपड़े धोबी को देते हैं धुलने के लिए, वैसे ही मनी की धुलाई होती है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन आपराधिक मूल्य के धन को छिपाने और वैध वित्तीय प्रणाली में लाने के बाद उसे वैध धन में परिवर्तन करने संबंधी ये प्रक्रिया है। अपराधियों के लिए इल्लीगल मनी, जैसा कि हम सब जानते हैं, यानी अवैध धन का उपयोग करना एक समस्या रही है, क्योंकि वे इसे विधिक अधिकारियों को नहीं बता सकते हैं धन कहां से आया है और अपराध में उनका पता लगाना ये सारी प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है। ब्रीफ में चर्चा करेंगे हम लोग संक्षेप में। धन शोधन निवारण संशोधन अधिनियम 2012, ये 2002 में एक्ट लाया गया था, लेकिन बाद में इसको अभी 2019 में अमेंडमेंट किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA की बात कर रहे हैं। तो भारत एक देखिए FATF का सदस्य रहा है। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सदस्यता की दिशा में एक भारत ने कार्य किया है और यह विधेयक जो है, ये पूरा कानून है PMLA का, ये पूरा विधेयक इसी निकाय की आवश्यकताओं के अनुरूप लाया गया है, FATF के अनुरूप। अब PMLA अधिनियम में जब रिवाइज किया गया, संशोधन किया गया वर्ष 2019 में, तो सरकार ने वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से किए गए संशोधन द्वारा PMLA अधिनियम 2002 को थोड़ा सख्त बना दिया है। आपराधिक कार्रवाई की परिभाषा को व्यापक बना दिया है, जिसमें अब किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि के माध्यम से निर्मित संपत्तियां और वस्तुएं शामिल हैं, भले ही उस आपराधिक गतिविधि का उल्लेख धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत नहीं किया गया हो। ठीक है, इसको कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था और ये न्यूज आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कोबरा कमांडो माओइस्ट किल इन सुकमा ऑपरेशन। अब आपको पता होना चाहिए कोबरा कमांडो क्या है। यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इस न्यूज को कवर करना जरूरी है। न केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवाद विरोधी अभियान के दौरान जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक कोबरा कमांडो गुरुवार को शहीद हुए, जबकि CRPF की एक बटालियन है। ठीक है, इसका नाम अगर बात करें, कोबरा के फुल फॉर्म की बात करें, CRPF की कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन इकाई है, इसको कोबरा बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ठीक है, और ये 210वीं वाहिनी के जवान जो राहुल सोलंकी की गोली लगने से मौत हुई है, तो ये CRPF की एक यूनिट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि कोबरा एक स्पेशल टास्क फोर्स है या BSF का ये भाग है,
तो कंफ्यूज मत होइएगा, सीआरपीएफ की एक विशेष बटालियन है। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने भी कवर किया था और द हिंदू ने भी कवर किया था। न्यूज ये है कि देश के प्रगति के प्रतीक बन रहे भारत के नए रेलवे स्टेशन लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा। अब आइए चर्चा करते हैं द हिंदू वाली न्यूज के ऊपर भी। पीएम इनॉर्ग्रेट 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी हुई न्यूज है, जो अवसंरचना जिसको बोलते हैं, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी ये न्यूज। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर से 18 राज्यों के 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं बूंदी स्टेशन उसमें से एक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर से देश के 18 राज्यों के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, 18 राज्यों के 103 स्टेशन। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन का श्रेय राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दिया और पिछले 11 वर्षों में सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों में हुई प्रगति की चर्चा की डिटेल में। उन्होंने कहा कि भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना के विकास में 6 गुना अधिक निवेश कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, मुंबई में अटल सेतु, तमिलनाडु में पंबन ब्रिज, अरुणाचल में सेला सुरंग व असम में बोगीबील ब्रिज का उदाहरण दिया। रेलवे नेटवर्क को मॉडर्न बनाने के निरंतर प्रयासों पर जोर देते हुए मोदी ने देश की नई गति और प्रगति का प्रतीक के रूप में वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब लगभग 70% मार्गों पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन पटरियां बिछाई गई हैं। ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त कर दी गई है और कार्गो परिवहन के लिए फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। देश में पहली बार बुलेट ट्रेन पर काम तेजी से किया जा रहा है, उन्होंने ये भी बात कही। और राजस्थान में करणी माता मंदिर के तीर्थयात्रियों के लिए देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर वास्तुकला से प्रेरित है। बिहार के थावे स्टेशन में 52 शक्तिपीठों में से एक मां थावेवाली का प्रतिनिधि करने वाले भित्ति चित्र और कलाकृतियां शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था अपने संपादकीय पृष्ठ पर, और ये इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आर्थिकी में एआई का योगदान क्या है, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव जी का पूरा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के बढ़ते उपयोग से उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका $400 अरब तक अतिरिक्त योगदान हो सकता है। $400 अरब। और कभी कहा गया है, कभी दुनिया में आईटी आउटसोर्सिंग के नाम से पहचाने जाने वाला भारत अब डिजिटल क्रांति में नई इबारत लिख रहा है और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कौशल के दम पर भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है। और भारतीय डेवलपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को सिरमौर बनाने की राह में जुटे हुए हैं। और हाल ही में गिटहब की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। अनुमान है कि वर्ष 2028 तक भारत का कुल डेवलपर्स की संख्या के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल कर लेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक गिटहब प्लेटफॉर्म पर भारतीय डेवलपर्स की संख्या 2024 में 28% बढ़कर 1.7 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब देखिए, इसमें भारत की भूमिका की बात करें तो इस मामले में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखेगा। और रिसर्च संस्था EY यानी अर्नेस्ट यंग ने कहा है कि AI आइडिया ऑफ इंडिया शीर्षक से छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कहा कि भारत तकनीकी क्षेत्र में जनरेटिव AI तकनीकी का पूरी तरह से उपयोग करता है। तो वर्ष 2030 तक जेन AI भारतीय अर्थव्यवस्था में 360 से लेकर $440 अरब का अतिरिक्त योगदान दे सकता है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार AI तकनीकी का इस्तेमाल कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मीडिया जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, जिससे कि भारत को इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। और हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने और IIT बॉम्बे द्वारा भारत जेन नाम से एक भारतीय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है, जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न भाषाओं में जनरेटिव AI उपलब्ध कराया जाएगा। और आज देश में जनरेटिव AI स्टार्टअप्स की संख्या में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। तो ये पूरा आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कीजिएगा। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ कल के अंक में। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम से हिंदी के साथ। धन्यवाद।